किया जाएगा। और ये आदेश यूजीसी ने निकाल दिए और दिवाली थी 7 नवंबर की या 10 नवंबर की, और दिवाली से ठीक 2-3 दिन पहले 7 नवंबर को उस आदेश को यूजीसी ने वापस कर लिया, विड्रा कर लिया। आपको याद है? याद है मैडम? याद तो सबको है, लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई। आवाज उठाई मैं एग्री हूं आपकी बात से, उसे आवाज उठाना नहीं कहते जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में एक वो मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है जहां से सच्चे मायनों में उठाई हुई आवाज कभी नाकामी तक पहुंची ही नहीं है। अगर आवाज सही से उठाई होती तो वो 2023 का आदेश यूनिवर्सिटीज पर लागू होता। ये बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के तमाम सीएबीज ने उस आदेश को अपने यहां लागू करवा लिया। इसलिए तो और ज्यादा शर्म की बात है। किन्होंने? तमाम सीएबीज ने। जैसे अगर मैं बात करूं एसजीपीजीआई चंडीगढ़ लागू करवा लिया, एम्स लागू करवा लिया। अब भारत सरकार में आज भी हम कहते हैं कि हमको तो आजाद हुए 1947 से कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए, है ना? लेकिन कानून अभी वही, क्योंकि भारत सरकार ने एनपीएस लाई इसलिए ताकि हर कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म पर स्टेब्लिश किया जा सके, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके। और फिर भी जब गजट निकलता है तो उसमें लिखा रहता है कि सीएबीज पर लागू नहीं होगा, रेलवे सर्विसेज पर लागू नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पे लागू नहीं होता। और एक बात आपको बताऊं, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ परमानेंट हुआ है 2004 से पहले, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में की गई सेवाएं जोड़ी जाती है। ये 2022 का आदेश है अक्टूबर का। कॉन्ट्रैक्ट की पिछली जितनी सेवाएं थी उसको क्वालिफाइंग सर्विसेज में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर वो 2003 के बाद परमानेंट हुआ है तो नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो फंड बेस्ड है। अब सबसे एक टेक्निकल पॉइंट को समझिए। एनपीएस हो गई कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम, क्लियर? ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई आपकी सर्विस ईयर बेस्ड स्कीम। अब चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए, हालांकि उसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, लेकिन अंदर कहीं पेंशन नहीं है। अंदर हर जगह पे आउट है, अंदर कहीं भी पेंशन नहीं है। पेंशन शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया है। इसको कहीं चैलेंज ना कर दे कोई, इस बात को हमने मार्च में ही उठाया था। जब पहले जनवरी में पहला गजट आया तब उठाया, फिर मार्च में भी इसका विरोध किया। तो 25 ये आया है 16 मार्च को, 16 से 19 मार्च को, और 25 मार्च को भारत सरकार वैलिडेशन एक्ट लेकर के आ गई फिनेंस बिल के अनुपूरक के तौर पर कि पेंशनर जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको एक डेट विशेष से अलग किया जा सकेगा, और सरकार इसको वैलिड करती है कि इस डेट से पहले वाले पेंशनरीज को बेनिफिट पे कमीशन का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार तय कर सकती है। और ये एक्ट है। इसका मतलब ये है कि कल को आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि एक्ट पास हो गया है, और कोर्ट जो भी जजमेंट देगा उस एक्ट के बिहाफ पे ही देगा। दूसरी बात, यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आप देखिए, जब उसने कहा कि 25 साल की उम्र के बाद 50% पेंशन, एवरेज 12 महीने की बेसिक सही था, और फिर उसमें एक पैरा जोड़ दिया, एक पूल का बना के उसका आधार लेके और कहा कि फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है। अब आप बताइए, क्या फंड से पेंशन दी जा रही है या सेवाएं देकर के कैलकुलेट की जा रही है? बताइए जरा। जब 25 साल कह दिया कि 25 साल से कम है नौकरी, तो उसी प्रोपोर्शन में कम पेंशन, तो फंड बेस्ड कहां हुई? लेकिन सरकार ने इसमें एक पैरा जोड़ दिया कि दिस इज अ फंड बेस्ड स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए कि फंड बेस्ड कहने का मतलब ये है कि कल को जब 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन आएगा, तो फंड बेस्ड स्कीम कहने से जो लोग इसके पहले रिटायर हो गए हैं, चूंकि उनका कॉर्पस कम रहा होगा, उनका फंड कम रहा होगा, उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा होगा, इसलिए उनके मामले में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों कपूर साहब? फंड बेस्ड स्कीम में तो ये ना दे में, इसका मतलब यही हो गया, इट इज अप टू देम।
अब बुरा मत मानिएगा, दूटा बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने अभी देखा, मतलब वहां फोटो मुख्यमंत्री के साथ, फलाने उनके साथ है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि ये सबसे गंभीर मुद्दा है। और आज की डेट में देखिए, यहां तक तो एक तस्वीर साफ है कि जिसकी नौकरी 20 साल से कम की है, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान है कि चलो ठीक है 10, 15, 20 लाख छोड़ो और एटलीस्ट 40% पेंशन ले लो विद डियरनेस रिलीफ के साथ, तो कुछ बेहतर पेंशन मिलेगी, भले ही 50% ना मिले। यहां तक तो गनीमत है। लेकिन जिनकी नौकरी 20 से 25 साल के बीच में है, उनके साथ तो इतना बड़ा धर्म संकट है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो बता सके। 24 फरवरी को माननीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पेंशन सेक्रेटरी श्री वी श्रीनिवास जी, उनके पीएस पंकज दीक्षित जी और पूरा प्रतिनिधिमंडल उनका मंत्रालय का, उन्होंने हमको इनवाइट किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर। 8 लोगों के साथ पहुंचे, 2 आदमी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो मैं उनके पास केवल 3 पॉइंट लेकर के गया। मैंने कहा आप लोग ब्यूरोक्रेट हो, पूरे देश की पॉलिसी बनाते हो, और मतलब ये एक दिन में नहीं बनी है। ये 6 अप्रैल 2023 को गठित की गई कमेटी, और इसने दिया 24 अगस्त 2024 को। कितना महीना हो गया भाई साहब? 16 महीने। 16 महीने में 16 पेज का आपने गजट बनाया, और उसमें भी 3 चीजें छोड़ दी। आपको पता ही नहीं कि अगर ओपीएस ऑप्ट करने के बाद रिटायरमेंट से पहले मर जाए तो क्या होगा, नोबडी नोज। यूपीएस को ऑप्ट करने वाला, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला, अगर 10 साल जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, और रहेगा तो उसको बेसिक तो वो दोगे, स्पीच पे कमीशन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कैसे लगाओगे, इस पर शांत। और मान लो जब आपने ये कहा कि 25 साल पर 50% का कंपैरिजन, 25 साल पर 50% का कैलकुलेशन, तो जो लोग ज्यादा नौकरी करेंगे, मान लीजिए मैं 35 साल नौकरी करूं, तो फिर मैं 35 साल पहली बात करूं ही क्यों, और करूं तो 25 साल के बाद जो 10 साल मैंने नौकरी की, वो वाला कंट्रीब्यूशन अपना भी दो, मेरा भी दो। लॉजिक बिल्कुल बताइए भाई। जब कॉर्पस बेस्ड है तो इसका मतलब है 50% पेंशन पाने के लिए मैं 25 साल तक की सेवाएं पूरी कर ली, वहां तक सफिशिएंट था, और इसके बाद जो नौकरी की तो वो सारा पैसा मेरा वापस करो। तीसरी बात कि जो आप पूरा कॉर्पस ले रहे हो 10% प्लस 14%, उस 10% पर आपने इनकम टैक्स कैसे लिया? जब तो मेरी सैलरी का हिस्सा नहीं रह गया तो उस पर आप इनकम टैक्स कैसे ले सकते हैं? तो ब्यूरोक्रेट को बहुत बुरा लग जाता है, कोई छोटा कर्मचारी उनके सामने ऐसे बोल दे, अब वो भी टीचर, और वो भी हिंदी का टीचर। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अजीब लगेगा ना, हिंदी के टीचर भी कहा, हम लोग तो बोलते हैं हिंदी के मास्टर, उससे ठीक फीलिंग आती है, हिंदी का मास्टर, है ना। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि आज की डेट में जरा अपने बारे में सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे हजारों टीचर होंगे मुझे लगता है जिन्होंने 15-15 साल दिए होंगे कंट्रैक्चुअल, या क्या कहते हैं आपके यहाँ से, एडहॉक पे। चलो ठीक है, आप लोग लकी हो कि आप लोग 65 ईयर्स पर, आप भी 17.5 साल। मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपको, बहुत पेशेंस था। कि अब मान लीजिए अगर 60 साल में रिटायरमेंट होता और 40 साल में जो आदमी नौकरी पे आया, 20 साल में उसके पास 40-50 लाख कार्पस होता, 40-50 लाख के कार्पस पे पूरी जीवन भर की कमाई, और अगर 40% पेंशन लेना है तो पहले सब दान करो, और दान तो करो ही करो, उस पर इनकम टैक्स भी दे चुके हो, है ना, दे चुके हैं ना उस पर इनकम टैक्स। तो इन सब चीजों को लेकर के खैर, तो 20 से 25 साल वाला जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, जो ये जो फैक्टर है स्पीच वाला, ये तो सबसे खतरनाक है। हाँ, 25 साल से मैं कहता हूं कि जिनकी ऊपर की नौकरी है, जिनकी 25 साल से ज्यादा की नौकरी है, दे नीड नॉट टू गो इन यूपीएस। बड़ी सिंपल सी बात है। और आप तो लेवल 12, 13, 14 ऐसे वाले लोग हो, आपका तो कंट्रीब्यूशन ही बहुत इकट्ठा हो रहा होगा। जिसके 20 साल हो गए, 1 करोड़ पहुंच गया होगा उसका कार्पस, उसको तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट भी मैं जानता हूं क्यों नहीं क्रैक करना चाहते। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, टॉप लेवल का अधिकारी वो 20-25 साल तक नौकरी में आ जाता है, 25 से 27 साल, उसके बाद जरूरत नहीं। जिसको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएसएस जो भी बनना है वो 25-27 साल तक बन जाते हैं।
27 साल 28 साल में जो आदमी आएगा वो 30 32 33 साल तक नौकरी करेगा और सब कुछ ठीक तो वहीं से राज्यसभा चला जाएगा और बड़ा तो वहीं से हो जाएगा, कहीं दिल्ली का, अंडमान का, गोवा का, क्यों सर, है ना। और ठीक नहीं तो उसको विदेश मंत्री बना लिया जाएगा स्पेशल पावर से, हाँ, तो राज्यसभा का सांसद बना के वो विदेश मंत्रालय सब एंजॉय करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, दूसरी अगर फिर भी रिटायर हो गया, मान लो उसके पास कुछ भी करने को नहीं है, तो उसका कॉर्पस इतना ज्यादा हो जाएगा, 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि अगर मिनिमम पेंशन की 9,000 प्लस डीए की गारंटी है, तो वहां मैक्सिमम पेंशन की भी लिमिट है। जानते हैं कितनी? नहीं पता? बता ही दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बुराई थोड़ी है, बहुत सारे देश में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। 1,25,000 से पेंशन ज्यादा नहीं हो सकती आज की डेट में, क्योंकि 2.5 लाख मैक्सिमम सैलरी है कैबिनेट सेक्रेटरी की जो होती है, टॉप लेवल 18, ठीक है ना। तो उसकी आधी से पेंशन ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर वो ओपीएस में जाएंगे तो वो 1,25,000 तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। डीए भी तो होगा, ये होगा या इंक्लूडिंग डीए? नहीं, हाँ, डीए होगा, लेकिन 2.5 लाख से तब भी एक्सीड नहीं कर सकती, उसकी बेसिक से ऊपर नहीं जा सकता। वहां डीए नहीं मिलता, फिर उनको दूसरे भत्ते मिलते हैं, लेकिन डीए नहीं मिलता, फिर डीए रोक दिया जाता है। तो उनको क्या है कि उनकी कहीं पेंशन कम ना हो जाए, तो एनपीएस इसके लिए जरूरी है, क्योंकि एनपीएस से वो फंड भी वो मिल जाएगा वापस, जिसका कि वो विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस खरीदेंगे, WROP उसको बोलते हैं। मतलब जैसे 1 करोड़ रुपए है, 60 लाख ले लिए और 40 लाख की एनटी खरीदी, तो एनटी 2 तरह की है, एक विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और दूसरी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। विदाउट लीव तो वो पैसा आपका नहीं रह जाएगा, आपको पेंशन कुछ ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये लिया कि वो पैसा जिस 40 लाख रुपए की एनटी खरीदी है, आपके और आपके स्पाउस के ना रहने के बाद वो पैसा भी आपके बच्चों को, नॉमिनीज को मिल जाए, तो वहां पर थोड़ी सी पेंशन कम हो जाती है, लेकिन वो पैसा वापस मिल जाता है। तो ब्यूरोक्रेट को ये फायदा है ना, तो भला क्यों चाहेंगे पंकज सर कि पॉलिसी स्क्रैप हो? अब समझे सर, इसलिए मैं बोलता हूं, सर का तो सवाल था, हमारा टारगेट इसको स्क्रैप कराना नहीं है, हमारा टारगेट है अपने कंट्रीब्यूशन को सुरक्षित अपने हाथों में लाना, वो चाहे नौकरी छोड़ने पर हो चाहे रिटायरमेंट पर हो, कैसे भी। अगर हम नौकरी में नहीं है तो हमारा हिस्सा हमको दे दिया जाना चाहिए। दूसरा, जितनी नौकरी है, अब ठीक है क्लास बना लो कि 20 साल पे 50% पेंशन या 25 पे है, हम इसको भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानते, क्योंकि अभी हम 140 करोड़ लोग हैं। अगर ये पॉसिबल होता, देखिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत तवज्जो दिया, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ बढ़िया करते रहे, लेकिन जब 2024 का लोकसभा का मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें नहीं डाला। 25 गारंटी थी इसमें, लोकसभा के मैनिफेस्टो में 25 गारंटी थी ना कांग्रेस के एजेंडा में। अब भारत की सबसे बड़ी पार्टी वही है, दूसरी भाई विपक्ष तो वही है, विपक्ष को डालना चाहिए था, अरे 26वां डाल देते, लेकिन नहीं डाला। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं डाला, तो कहीं ना कहीं उससे ये मुद्दा कमजोर हुआ। लोगों के मन में ये बात गई कि शायद एनपीएस स्क्रैपिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हमें कोई बात नहीं, मत स्क्रैप करो, हमारा कंट्रीब्यूशन निकाल दो, अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले जाओ, उसके एवज में जितने % पेंशन बनती है ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगी, इतना प्रोविजन कर दिया जाए। पंकज सर, मेरी तरफ से इतना था। लास्ट लाइन को जरा इलैबोरेट करें कि कैसे पेंशन रिस्टोर होगी ओल्ड वाली। हाँ, देखिए इमेजिन करिए कि आपका पैसा जहां जा रहा है, जैसे चल रहा वैसे चलने दिया जाए सिस्टम। आपका पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, वहां आपका अलग दिखे और गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन अलग दिखे, ठीक है ना। दोनों कितना हो गया अलग दिखता रहे। पॉसिबल हो तो हमारे वाले कंट्रीब्यूशन पर जीपीएफ के जैसे, हम ये नहीं करें जीपीएफ के बराबर, लेकिन एटलीस्ट उस पर मिनिमम रिटर्न की गारंटी दे दी जाए। जैसे ये कह दिया जाए कि किसी महीने, अगर 3 महीने में या 4 महीने में, जैसे भी कैलकुलेट करते हैं, अगर 7% से नीचे जाएगा तो हम आपको मिनिमम 7% देंगे। अगर ये फिक्स कर दे तो और बेहतर हो जाएगा। वैसे एनपीएस में कभी 9% से ज्यादा रिटर्न कम रहा नहीं है अभी तक का, लेकिन अगर सरकार हमको 7.1 भी दे दे तो हम उस पर एग्री हैं।
हम ये कह रहे हैं कि अगर 2.4 एक्स्ट्रा है तो आप अपने वाले कंट्रीब्यूशन में मिला लीजिए, अपने वाले में। जब रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, या आदमी नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा हो, रेजिग्नेशन देना चाह रहा हो, तो उस स्थिति में वो वाला अंशदान उसको दे दिया जाए जो कि उसका अपना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विद रिटर्न ऑन इट। और फिर उससे ये पूछ लिया जाए आप एनपीएस से पेंशन लेना चाहते हो या ओपीएस लेना चाहते हो। अगर वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ओपीएस चाहिए, तो गवर्नमेंट अपने वाले हिस्से को वापस निकाल ले, हमारा था ही नहीं। एक नया मॉडल सजेस्ट करते हैं। हाँ देखिए अब भारत 1947 वाला नहीं है कि आपके पास समस्याओं का अंबार लगा, लेकिन अगर आपके पास समाधान नहीं है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम टेबल टॉक के पास करते हैं तो वहां सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सेक्रेटरी पूछता है कि आपके पास इसका रेजोल्यूशन क्या है, कोई रेजोल्यूशन है, अल्टरनेटिव प्लान। हाँ, वो प्लान अगर नहीं है तो फिर आप एक नेता की तरह चिल्ला लीजिए, बोल लीजिए, वो सारी बातें ठीक है, चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, लेकिन उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई समाधान है तो फिर उसको वो फाइल प्रोसीड होती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाती है, उस पर जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो काम करते हैं। अगर फिजिबल होता है तो एक्शन आता है, रिजल्ट आता है, फिजिबल नहीं होता है या उनकी मंशा नहीं है तो रिजल्ट दूसरे तरह के आते हैं। आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या रेस्पॉन्स मिला? देखिए मेरी सर उससे पहले जैसे वो मीटिंग में क्या हुआ है, पहले कुछ क्वारीज हमारी कलीग्स में से हैं, विनोद जी तो जरा कहाँ से जाके हाँ नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं वही बात कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लें so that we can understand properly, है जी, ना? जी। मतलब अभी तक काफी क्लियर हो गया, किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जी। तो एक दो ले लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समीर सर आप मैं एक हाँ। सेकंड, हाँ ये तो जो पूरा डिस्कशन है यहाँ पे, उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि जिनके 25 साल से ऊपर की सर्विस है, कैलकुलेशंस में भी उनको यूपीएस में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। नंबर। अब इनका मानना ये है, इसको हम लोग अपने लेवल पे असेस करेंगे, इनका मानना ये है कि अगर 20 साल से कम की है 19-18 तो वी कैन गो टू यूपीएस फॉर पेंशन, और 20 से 25 साल के बीच में वो है। दूसरा मुझे लगता है कि आपकी एक जो 1,25,000 पर आप लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम में भी, चाहे आपका रिटायरमेंट पे कितना ही पेंशन हो जाए, डीएनएस मिलता है पर माइंड, तो आपको 125 पे भी मिलेगा। और वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर 20 लाख करोड़ रुपए भी है, जब सरकार इतने जो पूंजीपति हैं उनके लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर कोई बड़ा आंदोलन, बाकी ये बात ठीक कह रहे हैं कि हर जगह कोने से अगर आंदोलन होगा तो सरकार पे प्रेशर पड़ता है। डूटा इज आवर बॉडी, हम सब लोगों की है, वी शुड प्रेशराइज डूटा टू इसको मेन एजेंडा में पुट करके आगे बढ़ाए। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये 3 चीजें निकल के आई हैं। इस पर कुछ कंफ्यूजन जो रामानंद जी भी बोल रहे थे, जिन लोगों को अपने प्रश्न है उसको आप लोग जो है एक एक करके मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करूंगा इसमें, जैसे एक दो हाथ अपना उठा लीजिएगा। समीर सर पहले आप शुरू करें। सर जो दोनों लोगों ने आपने बोला कि 25 से ज्यादा जिसका है उसके लिए एनपीएस अनडाउटेडली बेटर है। मुझे इसको लेकर रिजर्वेशन है, पर मैं उसके लिए पहले आपका ग्राउंड जानना चाहूंगा कि किस आधार पे ये बात आप बोल रहे हैं। हाँ सर, 25 साल की नौकरी में जो कार्पस बैठा है, मैंने कैलकुलेशन की है 4200 से। वो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 25 साल की नौकरी के बाद एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, अगर आप 60% निकालते हैं, उसको नहीं कह रहा, अगर आप 60% छोड़ते हैं, क्योंकि आपका जो वहां पर जो कॉर्पस बनेगा टोटल में से वो 41% बनेगा। सपोज कि आपने 40% मोटा मोटा निकाल लिया, 60% को अगर आप छोड़ते हैं तो वो तो आपको 30% से ज्यादा ओपीएस की पेंशन देता है, 30% से ज्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम वाली। दूसरी बात क्या है कि रिटायरमेंट के बाद ये तो सर्टेन नहीं है कि कौन कितने दिन जिंदा रहेगा। इमेजिन करिए कि 2 आदमी हैं, सेम डेट पर रिटायर हुए, सेम डेट पर, एक ने ओपीएस लिया और एक ने एनपीएस लिया।
दोनों की जो कॉर्पस था वो मान लीजिए 2 करोड़ रुपए था, ठीक है। एक ने क्या किया कि अपना कंट्रीब्यूशन ले लिया और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन वापस कर दिया और ओपीएस ले लिया। तो मान लेते हैं कि 1 करोड़ था कंट्रीब्यूशन आ रहा था, 1 करोड़ ले लिया और 1 करोड़ रुपए सरकार को वापस करके ले लिया पेंशन। तो ओपीएस वाली पेंशन जो बनेगी एनपीएस वाले से 25 साल की उम्र में जब रिटायर होगा तो कम से कम 30% उसकी 20% पेंशन ज्यादा बनेगी। मान लेते हैं कि उसकी बनी पेंशन 1,20,000 रुपए और एनपीएस वाले की पेंशन बनी मान लीजिए 80,000 रुपए, बहुत कम करके मान लिया, ठीक है ना। अब दोनों ने 1 साल नौकरी, दोनों एक दिन पे मर गए, तो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, यहां तो कोई डाउट नहीं है सर। दोनों मर गए। अब देखिए ओपीएस वाले की पेंशन केवल 60% रह जाएगी। यूपीएस ओपीएस अभी कह रहा हूं सर, ओपीएस कह रहा हूं। ओपीएस और यूपीएस दोनों लगभग इस मामले में बराबर है। दोनों की पेंशन कितनी रह जाएगी? 60%। कितनी रह गई एक 20 वाली की? 80। और एनपीएस वाले की कोई पेंशन रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि वो कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। वो कितनी थी? 80 थी, उसकी 80 चलती रहेगी। मान लीजिए दोनों की पत्नियों को 80-80 हजार पेंशन मिल रही है और 1 साल बाद दोनों फिर एक ही साथ मर गई। केस पॉसिबल है ना? करते हैं तो देखा होगा कि एनपीएस को जो 1 करोड़ छोड़ा एनपीटी के लिए वो उसके बच्चों को वापस मिल जाएगा और यहाँ से बच्चे नहीं बचे किसी के, तो वहां ये 25 साल से ऊपर वाले की नौकरी के केस, क्योंकि वहां एक अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है उसको जब आप कैटर करते हो तो ये लगता है कि उसको एटलीस्ट यूपीएस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेड है मामला। कौन कितने जिंदा रहेगा कोई नहीं जानता। अगर किसी के साथ हादसा हो जाएगा तो ना रहने के बाद भी अपने नॉमिनीज को एक हैंडसम अमाउंट गिफ्ट कर दें। इसलिए क्या तो इतना बड़ा कॉर्पस आप छोड़ नहीं सकते। जी प्लीज। मैं सिर्फ समझने के लिए काउंटर करना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में 2 फेवरेबल आर्गुमेंट यूपीएस के लिए आ रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लगभग 20 साल की सर्विस हो गई है और 17-18 साल कॉल हो जाएगा, काफी लंबा पीरियड है 25 से। आज मेरा कॉर्पस 1 करोड़ से थोड़ा कम है एनपीएस का, राइट। और मैंने अगर सिंपली 9% रिटर्न भी एक्सपेक्ट किया विदाउट पे कमीशन तो उस समय तक 8 करोड़ के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर 8 करोड़ का ले ले मुझे पूरा ही 8 करोड़ मिल जाता है। मैं पूरा ही बोल रहा मुझे आप तो उस केस में भी करते हैं। तो अगर 5 के लिए तो मुझे 40 के आसपास वो बैठ रहा है, 40 लाख पर ईयर के आसपास। 1 करोड़ का 50 हजार की पेंशन बनती है तकरीबन अगर आप एडवर्टाइज कराते हैं। 1 करोड़ पे 5 लाख 5,000 पर मंथ, 50 पर मंथ, राइट। तो 4 के आसपास वो करके आता है, राइट। और जब हम सैलरी वाले की अपनी ये बात करें तो एक मेजर फेवर क्या आता है, जो डेथ का आप दर बता रहे हैं वो तो इस समय भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है, राइट। वो कोरोना के बाद कंसर्न है। अब सर एक मिनट बताइएगा जी, ये बहुत सही वो छूट गया था पॉइंट, आपने याद दिला दिया। एनपीएस में अगर किसी एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ होती है तो 2 ऑप्शन मौजूद है। 30 मार्च 2021 को जब कोविड चल रहा था उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे, हम लोगों ने तब वो अमेंडमेंट करवाया था। तो 2 ऑप्शन है, जिसको ये लगता है कि कॉर्पस ज्यादा है तो 20-80 फार्मूले को अपना सकता है, मतलब 20% टोटल कॉर्पस का उसका फैमिली ले लेगा। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है तो 20 लाख ले लिया और 80 लाख पर एलटी खरीद लिया तो 80 लाख की जो पेंशन बनेगी वो उसको मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 करोड़ से बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 40 लाख 41 लाख वो वापस ले ले और 50% पेंशन लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस, जिसे ओपीएस की पेंशन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज तक 5 साल 4 साल बीतने के बाद भी ऑटोनोमस बॉडीज पर लागू नहीं है। इसके लिए हमने कम से कम 3 प्रोटेस्ट किए यूजीसी पर, 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पर, लेकिन फिर भी अभी तक ये इंप्लीमेंट सीएबीज में नहीं हुआ है। अब आप समझ गए सर? तो वो सेंट्रल में है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अभी
रेलवे में भी ये लागू नहीं था। रेलवे में क्या है, डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे नौकरी मिलती है, तो वहां 2080 फार्मूले को अपनाया गया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही 2080 फार्मूले को हटा दिया गया और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है रिटर्न सहित, वो उसके परिवार को दिया जाएगा और नौकरी भी मिल रही है और वो एक ओपीएस वाली पेंशन भी। तो सब मैं इसलिए कह रहा था, इन सर्विस तो ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है। इन जब तक आप सर्विस में हैं, अगर तब हादसा होता है उसे चिंता नहीं करना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि यूनिवर्सिटी में वो लागू है। इसको तो कम से कम करा ही लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव बना दो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास उसको भेजने पड़ेगा अपना डिमांड लेटर। इसीलिए है कि सबसे पहले तो मंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों को यूपीएस और एनपीएस की अच्छा हो सकता हो समझा। क्वेश्चन थे कैसे लेगी सर्विस रहेगी लगभग 5 साल, तो उसमें पंकज जी ने उसका आंसर दे दिया। एक हमारे साथी का प्रश्न था, उसकी लगभग सर्विस रहेगी 22 वर्ष। तो ऐसे में हमने जैसे किया मोटा मोटा शायद 44% बनेगा जो लास्ट है उसका। लेकिन आपने जो बीच में बताया कि जैसे इन सर्विस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कोई इश्यू नहीं है जी, तो अब ऐसे में उनके लिए एनपीएस बेटर ऑप्शन रहेगा या यूपीएस बेटर ऑप्शन रहेगा? सर मैंने पहले भी बोला कि जो 20 से लेके 25 साल वाला जो हिसाब किताब है ना, ये बहुत क्रिटिकल कैलकुलेशन है। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे इकट्ठी हो रही है, क्योंकि यहाँ तक इसको कैलकुलेट करना ठीक से, अभी 17 साल नौकरी को है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर आता है पे कमीशन में, सैलरी कितनी इंप्रूव होती है, क्यों सर? ये तो समय के गत में है सर। इसे कह रहा हूँ कि मैडम क्योंकि हम मंत्रालय में बैठक कर रहे थे माननीय मंत्री जी के साथ में 24 फरवरी को, तो हमने कहा सर एक कैलकुलेटर बता दो आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया का एक कैलकुलेटर बता दीजिए जो आने वाले समय का इन्फ्लेशन तय करके आज बता दे कि ये इन्फ्लेशन रहेगा। अगर कोई हो आपके पास सुपर कंप्यूटर जो भविष्यवाणी कर दे, या कोई हो जो किसी जो आप आज बता दे कि 2038 में क्या इन्फ्लेशन रहेगा, कितना डीएमएस अलाउंस बढ़ेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर आएगा 90 पे कमीशन में, आएगा भी कि नहीं आएगा, सर ये कोई नहीं जानता। और जो ये कह रहा है कि मैं बता रहा हूं, समझो कि वो फिर झूठ बोल रहा है। इसीलिए सर यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए वास्तव में बहुत चैलेंजिंग है। डिसीजन 3 महीना तो छोड़ दीजिए सर, 3 साल में भी ले पाना बहुत मुश्किल है, जिनकी 18-20 साल की नौकरी बची हुई है और 10-12 साल की नौकरी हो गई है। क्योंकि जितने पे कमीशन आएंगे उतना ही चैलेंज बढ़ेगा। और हम लोग ये सब नौकरी करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए ताकि इस सेवा के बदले एश्योरेंस मिल जाए। सारा खेल तो एश्योरेंस का है, सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी की गारंटी का है। नेक्स्ट सुमित। नमस्कार सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन एट लास्ट कंफ्यूजन में डाल दिया मुझे तो क्योंकि मेरी तो 23 साल बाद 11 महीने की जॉब है, तो पता नहीं है कि अब क्या करेंगे। अब आप तुम्हारा संपर्क नहीं रहना पड़ेगा शायद। हम तो ये चाहते पंकज सर सारे लोग हमारे संपर्क में रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये ये साथ में रहे, साथ में रहे कि इसमें मेडिकल का क्या प्रोविजन है आफ्टर रिटायरमेंट? देखिए सर, ये अच्छा सवाल आपने किया। इस सवाल से जुड़े हुए सारे सवाल मैं बता देता हूँ। देखिए, ग्रेच्युटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, लीव इनकैशमेंट एक्ट, ये सारे अलग हैं। इनका यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एनपीएस या किसी और पीएस से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो, ग्रेच्युटी का हक सबको है और वही ग्रेच्युटी मिलती है जो आपको मिलती है, वही दूसरे को भी मिली। रूलिंग अलग है। आपको जो ग्रेच्युटी मिलती है वो जो 1972 सीसीएस रूल्स हैं वो इंडोर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वहां से आती है। और जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
उनकी जो ग्रेचुटी आती है वो ग्रेचुटी जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का है उससे आती है। दोनों में कैलकुलेशन सेम है, दोनों की लिमिट बराबर है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही सर लीव इनकैशमेंट, ऐसे ही मेडिकल जो आप कह रहे हैं, मेडिकल जो फैसिलिटी है वो पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट पे तय करता है, उसका एनपीएस यूपीएससी इनसे लेना देना नहीं है। अगर पहले मिल रहा था तो अभी भी मिलेगा, पहले जो मिल रहा था उसको आप लोग अमेंडमेंट करवा लीजिए तो और अच्छी बात है। जैसे दिल्ली में डीजीएचएस चलता है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम डीजीईएचएस। अब दिल्ली में लोग जो नौकरी करते हैं वो दिल्ली के बाहर के हैं, पहले यहाँ सीजीएचएस ही चलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलता था। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं इस पे कमीशन में कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक ऑप्शन दिया जाए, वो चाहे तो डीजीएचएस ले लें, चाहे तो सीजीएचएस ले लें, ताकि जो लोग महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान वापस जाना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, अपना अच्छी हवा लें, अच्छा सा खाएं, अच्छी सी सांस लें। पंकज सर, हिमाचल वाले भी और उधर चंडीगढ़ वाले भी बिना मतलब इधर दिल्ली की खराब हवा में सांस लेके क्या होगा। रिटायरमेंट के बाद तो ठीक से हवा लें, तो ट्रीटमेंट अगर उनको वहीं मिल जाए तो जबरन उसको डीजीएचएस में बाउंड ना किया जाए। तो ये अलग अलग सर एक्ट है, इनसे इसका कोई वास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से सर मैंने पंकज सर से ही पूछा था, एक शायद मेडिकल की प्रोविजन नहीं है, सेंटर में है लेकिन नहीं है। मेडिकल में अभी इन्होंने क्लियर कर दिया ना कि इन सब स्कीम्स का ये जो आपकी ओपीएस, यूपीएस या एनपीएस से कोई लिंक नहीं, ये अलग है, डिपार्टमेंट पे तय करती है, आपकी मिनिस्ट्री पे तय करती है। वो उसका ये से लिंक नहीं है। जो ग्रेचुटी है वो उतनी मिलेगी। लेकिन सर 2015 के बाद जो लोग लगे हैं हमारे यहाँ, उनका इंश्योरेंस ये इसका पैसा इंश्योरेंस, अब मैं उधर बैठ जाऊं, उधर बैठ के बात कर लेता हूं। इंश्योरेंस में बेसिकली यस, इंश्योरेंस में जो